सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पूर्व में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं, यानी CSO के नाम से पहले इसको जाना जाता था। इसका जो गठन किया गया था वो मैंने लिख रखा है कि 2 मई 1951 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि एक संस्था थी NSSO, ठीक है, जिसका गठन किया गया था स्टार्टिंग में 1950 में, राइट, और CSO का गठन 1951 में किया गया था। इन दोनों संस्था को मर्ज किया गया, यानी NSSO प्लस CSO, इन दोनों को मर्ज करके एक नया संस्था बनाया गया जिसे हम लोग आज NSO के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं, जिसका गठन कब किया गया, यानी दोनों को मर्ज कब किया गया था, तो ये डेट आपको याद रखना है, 23 मई 2019 को ये मर्ज हुआ था, ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया था RK शनमुखम सेठी के द्वारा, तो याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था, तो 1964 में अलग किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से। जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों अलग अलग डेट पर पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो व्यय विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, व्यय विधि का। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक जो आय थी 249.60 था, 249.60 था, ये याद रखिएगा। GST कर व्यवस्था के लिए उच्चतम जो प्रतिशत स्लैब है वो 28% था, मतलब अब तो ये चेंज हो चुका है, मतलब ये थोड़ा याद रखना, 28% और ये जो 18% इसे हटा दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्लैब ही बचे हैं, 0%, 5% और 12%, ये 3 स्लैब बचे। ये जब स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब हम जानते हैं GST आया था 1 जुलाई 2017 को, तब ये 5 स्लैब हमारे पास थे। सबसे ज़्यादातर 28% का था और सबसे न्यूनतम 0% का, लेकिन अब फिलहाल हमारे पास 3 स्लैब हैं, 0%, 5% और 12% का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखना। भारत में कृषि कर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। जो कृषि होता है वो एक प्रकार से राज्य के द्वारा, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेवा कर क्या है, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर GST के बारे में हमने बात किया, GST भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। GST भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। एकदम विवेक प्रश्न, कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि समष्ट अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन यानी कंजप्शन जो फंक्शन होता है किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, तो ये कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। और देखिए ये RRB ग्रुप D में 2022 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी क्वेश्चन डाला जा रहा है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत योग को क्या कहा जाता है, तो इसे औसत लागत कहा जाता है, औसत लागत कहते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, तो 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 कारक होते हैं, ये याद रखिएगा। जब हम NNP यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि हिंदू वृद्धि दर जो है नामक शब्द को किसने गढ़ा था, राज्य कृष्ण जो थे इन्होंने सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर को गढ़ा था। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो तृतीय क्षेत्र का होता है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वाधिक जो योगदान GDP में मतलब देता है वो थर्ड सेक्टर ही देता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था सबसे पहला प्रयास। NDP यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष जो होता है वो क्या होता है, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तब उसे कहा जाता है बजट अधिशेष। तो ये वर्ड याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, बजट सरप्लस का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था,
तो ये मध्य प्रदेश था। यानी बीते वर्ष को बदल दिया, जनवरी से दिसंबर तक करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था, ये याद रखिएगा। केंद्रीय बजट, केंद्रीय जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट के साथ विलय किया गया 17-18 में विलय किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। मतलब विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप अर्थव्यवस्था के साथ यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और बस विकास पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब मिला करके चलना, तो उसे कहा जाता है सतत विकास। गिनी गुणांक क्या होता है? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है। गिनी गुणांक याद रखेगा। गिनी गुणांक जो है वो आय की समानता असमानता को मापने का उपयोग किया जाता है गिनी गुणांक का। भारत सरकार के न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? जो न्यूनतम आय का स्रोत सीमा शुल्क है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले यह तर्क किसने दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? डेविड जो रिकार्डो हैं, इन्होंने सबसे पहले ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में जो लोग होते हैं वो अधिक बचत करते हैं। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। टपकन सिद्धांत जो है वो यानी कि आप मात्रीय सिद्धांत किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? आय वितरण। ठीक है, आय वितरण। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किनके मार्गदर्शन में? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण को हमेशा तैयार किया जाता है। जब भी बजट पेश होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा जाता है कि किनके मार्गदर्शन में ये बजट जो कि तैयार किया गया। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित था? जॉन जो मेनार्ड किन्स है, जेएम किन्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जब भी हम बजट पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड हमें देखने को मिलता है राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा होता यही है कि सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के जो अंतर होता है उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो VK राव जो थे उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से 1940 के दशक में इन्होंने सबसे पहले जो कि वैज्ञानिक तरीके से, कई बार ये प्रश्न हमेशा आता है और लोग गलती कर देते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का अर्थशास्त्री कौन थे, तो वहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा। लेकिन जब वैज्ञानिक तरीके से बात वहाँ पे आ जाती है तो फिर ये ध्यान रखेगा कि VRKV राव थे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा एग्जाम में गलती कर देने के लिए मतलब करने के लिए दिया जाता है और कई लोग इसका शिकार भी बनते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? तो विकासशील है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, अभी विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। मुख्य जैसे व्यवसाय के रूप में कृषि, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी, निम्न गुणवत्ता, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाता है कि भारत एक विकासशील देश के रूप में कार्य करता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है और इसका तात्पर्य क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व यहाँ पे होता है। ये प्रश्न आपने डेफिनेटली कई बार देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है क्या? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि तथा सेवाएं क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक क्षेत्र में आता है। यानी जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवाएं जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, और हम जानते हैं कि सेवा तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। राइट, गिग इकोनॉमी क्या होता है ये याद रखें। एक ऐसा मॉडल है जिसमें अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियां भी शामिल होती हैं जिसमें कर्मचारी की आय उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास को दर्शाने हेतु प्रस्तावित मानकों का सही क्रम क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे PQLI जो मैंने लिखा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को दर्शाता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये चीज़ें होती हैं।
ठीक है। यानी जैसे कि अगर किसी अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने का जो मानक है वो प्रति व्यक्ति आय होगा, एक तो प्रति व्यक्ति आय हो गया, दूसरा जो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जिसे हम लोग PQLI कहते हैं, और एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 चीज़ दर्शाता है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQLI विधि को विकसित किसने किया था? तो मॉरिस डी मैरिस ने विकसित किया था। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की शुरुआत की गई थी 1990 में, UNDP के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो थे, इन दोनों के सहयोग से HDI विकसित किया गया था। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो होता है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक जो आय होता है उसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसे कहेंगे, यानी ब्रैटलैंड रिपोर्ट में ये प्रस्तुत की गई थी। धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किस रिपोर्ट में? तो ब्रैटलैंड रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संतापकारी जो समृद्धि की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो जगदीप भगवती ने विकसित किया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया था? तो सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, तो इसे भी याद रखिए। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। राज्य सूची, समवर्ती सूची और तीनों सूचियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी विषयों को बताया कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप एक बार सर्च करके देख लेना। भारत में नियोजित विकास मॉडल को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। भारत में नियोजन के जनक किसे माना जाता है? M विश्वेश्वरैया, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता रहता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया जी। ठीक है, भारत में नियोजन विकास मॉडल कब लागू किया गया था? तो ये याद रखना है कि भारत में नियोजन विकास मॉडल को 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1951 से रिलेटेड कल हमने एक क्वेश्चन बात किया था। CSO की स्थापना भी जो की गई थी 1951 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। मई 1951 में उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति की गई थी 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी इस समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और ये जो समिति नियुक्त की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नियुक्त किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे। तो ये पॉइंट याद रखना, राइट। नेक्स्ट आता है कि मुदालियार जो आयोग है इसका गठन किया गया था 1951 में। ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस आयोग का गठन कब किया गया। एक पॉइंट यहाँ पे है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944, ये आपको याद होगा कि बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा ये तैयार किया गया था, ये बॉम्बे प्लान, जिसमें 8 लोगों की बात के, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान के 8 प्रमुख उद्योगपतियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। इस तरह से प्रश्न देखने को मिलता है, तो इनके नाम आपको याद रखना है, जिनमें आता है JRD टाटा थे, गुलजारीलाल नंदा थे, आरदेसी लाल दलाल, श्रीराम यानी लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाला भाई थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, AD श्रॉफ यानी वित्तीय विशेषज्ञ इसमें थे, और जमनालाल बजाज। ये कुल 8 व्यक्ति थे जो कि इस प्लान को तैयार किया गया था 1944 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधीवादी योजना स्टार्ट होता है 1944 में, श्रीमन नारायण द्वारा ये तैयार किया गया था। मिलान करने में ज्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पीपुल्स प्लान 1945 की बात है, MN रॉय के द्वारा ये तैयार किया गया था। और KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत की गई थी। ये चारों चीज जो मैंने आपको बताया ये याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखना। गॉडगिल योजना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई गई थी। गॉडगिल योजना द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 74 से, देखो मैंने आपको बताया था कि 74 से ये जो योजना थी 74 से लेकर के 79 तक चलने वाला था, लेकिन इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसको
78 में ही समाप्त कर दिया गया। 74 से 78 तक ये चला। और ये क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि इसके स्थान पर रोलिंग प्लान लाने की बात की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, तो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो स्थापना की गई थी 1938 में किया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया। ये तीनों पूछा जाता रहता है। अनवरत योजना 78 से 80 के लिए मतलब 80 से 83 के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको बीच में समाप्त कर दिया गया, 80 तक ही चला। रोलिंग योजना, अनवरत योजना को ही रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र सबसे पहले जो पुस्तक था एशियन ड्रामा गुरनार मिडल की, उसमें इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नाबार्ड की स्थापना। तो ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया जाता है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। नाबार्ड का जो मेन कार्य होता है वो याद रखना है कि कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी को वित्तीय सहायता इसका देना मेन कार्य, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये इसको स्टार्ट किया गया था 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को पहली पंचवर्षीय योजना में, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये पॉइंट याद रखना, जिसपे कृषि को खास करके ज्यादातर महत्व दिया गया था, राइट। ग्रामीण भारत में यानी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य था यहाँ पे देख पाएंगे कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए बहुआयामी योजना लागू करना इसका मेन कार्य था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऊपर में हमने बात किया कि क्यों इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ जो हुआ वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005-6 में इसको स्टार्ट किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को स्टार्ट किया गया था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था। 1950 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते तो वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न हमारे एग्जाम में हाल फिलहाल में जो पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड्स आपने देखा होगा, वो है आर्थिक नियोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ही आपका 5 ईयर प्लान आता है। कुछ समितियां आती हैं इन पर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्यादा आपको फोकस करना है तो समिति याद रख लेना, साथ ही पंचवर्षीय योजना को जितना डीपली हो सके उतना अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में वर्ष 1934 में एक प्रकाशित पुस्तक हुई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। कल वाला वीडियो भी हमने बात किया था कि पुस्तक किसकी थी? एम विश्वेश्वरैया की, ठीक है। नियोजन के जनक के रूप में इनको माना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। अंत्योदय योजना 1977-78 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोफेसर डी जो लकड़वाला है इनको दिया जाता है। इस योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। अनवरत योजना के बारे में हमने पीछे बात किया था, देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बताया अनवरत योजना के बारे में, ये पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है भारत में लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो पॉइंट यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि प्रोफेसर डी लकड़वाला को दिया जाता है। अब योजना आयोग से जुड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग था एक तरह से संवैधानिक संस्था। 1950 में इसका गठन किया गया था। परामर्शदात्री संस्था के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है। गठन किया गया था केसी नियोगी समिति के संस्तुति पर, यह भी याद रखेंगे। डेट अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग इसके स्थान पर चला गया, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पे 1952, ये याद रखना है 1952 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। के संथानम जो थे सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा इन्होंने दिया था, यानी के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी? तो ये नाम याद रखना, के संथानम, राइट।
और एक तरह का संविधानेतर संस्था है, ठीक है, जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो हम जानते ही हैं कि पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उस वक्त अगर प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, हम जानते हैं, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे देखें योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा थे। अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहलूवालिया जो थे ये बने थे। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा किसने दी थी, ये नाम याद रखना है, अशोक चंद्र के द्वारा योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी गई थी, राइट। अब कुछ सिद्धांत थे जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, जैसे कि प्लानिंग टू द पुअर वीएस मिन्हास के सिद्धांत था। ड्रीम जो थियरी है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। राइम रिदम एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स जेके मेहता की सिद्धांत है। प्रवचन मॉडल किसने दिया था, हैरिस टोडैरो है, इन्होंने दिया था। संतुलन विकास सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट रहेगा, संतुलन विकास सिद्धांत रेगनर जो नर्क्स हैं इन्होंने दिया था। असंतुलन विकास सिद्धांत को हर्ष मैन के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, ठीक है, अंडर डेवलप्ड रीजन गुरनार मेडल की एक तरह से कह सकते हो कि ये इनका सिद्धांत था, इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो जे टीन बर्गेन, ये नाम थोड़ा सा अजीब है, बर्गेन की जगह पर आप बर्गर याद रख लो, ठीक है, बर्गर। नेक्स्ट आता है कि आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, तो लिबेनस्टीन के द्वारा आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया गया था। एडम स्मिथ द्वारा बाजार या फिर कीमत तंत्र को मान्यता दी गई थी अदृश्य शक्ति के रूप में, ठीक है, अदृश्य शक्ति के रूप में। हो सकता है ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा बाजार या फिर कीमत तंत्र को अदृश्य शक्ति के रूप में मान्यता दी गई, तो भाई एडम स्मिथ, ये नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मितव्ययिता विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो जेएम किन्स ने ये प्रतिपादन किया था। आय का वितरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई याद रखिएगा कि आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा, विकसित किया गया था मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में इसको विकसित किया था। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनी गुणांक विकसित किया गया था कोरेडो गिनी द्वारा, इसलिए इसका गिनी गुणांक माना जाता है। और एक होता है फिलिप्स वक्र जो मापता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक स्थिर और उल्टा संबंध को दर्शाता है, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को किस वक्र के द्वारा मापते हैं, फिलिप्स वक्र के द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई रहेगा। एंजल वक्र आता है, एक एंजल वक्र से ज्यादा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन याद रख लो, वक्र है तो हो सकता है ऑप्शन में देखने को मिले, तो आपको याद रखना जरूरी है कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। एंजल वक्र जो है किसी वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय और आय के मध्य संबंध को प्रदर्शित ये करता है एंजल वक्र के द्वारा। मांग का नियम आधारित होता है सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मार्शल ने किया था। यानी आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। हीरा पानी विरोधाभास जो है वो एडम स्मिथ सीमांत उपयोगिता के द्वारा दिया जाता है। हीरा पानी विरोधाभास का संबंध किससे है, एडम स्मिथ के द्वारा। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि वह वस्तु जिनके संबंध में उपभोक्ता उनकी कीमत गिरने पर उनके उपभोग को घटा देता है तथा उसकी कीमत बढ़ने पर उपभोग को बढ़ा देता है, क्या कहलाती है, उससे हम लोग गिफेन वस्तु कहते हैं। गिफेन वस्तु का मांग जो है वक्र दाईं और ऊपर उठता हुआ होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ तक जो भी मैंने प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी ऐसा प्रश्न जो हमने शामिल किया जो पेपर से लेना देना नहीं है, किसी न किसी पेपर में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु के उत्पादन अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती है उसे हम लोग अल्पाधिकार कहते हैं। ओलिगोपॉली के नाम से इसको जाना जाता है। और कॉर्टेल जो होता है एक भाग होता है अल्पाधिकार बाजार का, ठीक है, अल्पाधिकार बाजार का एक भाग होता है कॉर्टेल। तो ये वर्ड याद रखना कि कॉर्टेल का संबंध क्या है, तो एक तरह का एक अल्पाधिकार बाजार का एक भाग होता है, पार्ट होता है। मोनोपोलीज यहाँ पे देखिए क्या है, मोनोप्सोनी, ठीक है, यानी क्रेताधिकार, वह बाजार स्थिति जहाँ एक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं वहां पे कह सकते हैं मोनोप्सोनी, ठीक है, मोनोप्सोनी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय कुछ प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत। और ये दिया गया था हर्समैन के द्वारा। असंतुलित जो विकास का सिद्धांत है हर्समैन ने दिया था, और हमने संतुलित विकास का सिद्धांत के बारे में बात किया था। यहाँ पे संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्क्स ने दिया था। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इनके अनुसार 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपया बताया गया था। तो ये दोनों चीज याद रखिए। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जो कि जीडीपी से संबंधित है। श्री कृष्ण के बारे में हमने कल बात किया था, उन्होंने ये जो शब्द है बताया था हिंदू वृद्धि दर। मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके गठन किया गया था एनएसओ का। ये हमने कल बात किया था, कल डिस्कस किया हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु जो 2011-12 है इसको आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सर्वप्रथम जीडीपी की अवधारणा किसने दिया था? तो साइमन कुजनेट्स जो है इन्होंने सबसे पहले जीडीपी की अवधारणा दिया था। कि काफी अच्छा सवाल है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। और इनके जयंती को 29 जून को प्रत्येक वर्ष जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, राइट। मौद्रिक जो आय है से इसका क्या तात्पर्य है? तो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को दर्शाता है मौद्रिक आय। अच्छा, एक मौद्रिक नीति होता है जो तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा, लागू भी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो मौद्रिक नीति भी याद रखेंगे। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है? तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक माना जाएगा। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का पिता ग्रेगरी किंग को माना जाता है, ग्रेगरी किंग। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस को माना जाता है। नाफेड संबंधित है, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है नाफेड। भारत ने भविष्य के खाद्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय बीज नीति की उद्घोषणा कब की थी? तो 2002 में किया गया था, 2002 में। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब होता है? 2004 में। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2004 में होता है। और ये पॉइंट याद रखना है कि भारत में सांख्यिकी आंदोलन के जनक के रूप में पीसी महालनोबिस को जानते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है? तो वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर न तो निर्यात हो न ही आयात हो। यानी बंद अर्थव्यवस्था वैसा देश होता है जो किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करता, ठीक है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकीकरण से संबंधित जो होता है वो एगमार्क होता है। एगमार्क आपने डेफिनेटली देखा होगा, और ये कृषि वस्तु की गुणवत्ता का एक तरह का कह सकते हैं कि मानकीकरण होता है। भारत में लागू किया गया था 1937 से इसको भारत में लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कृषि साख के क्षेत्र में। कृषि साख के क्षेत्र में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन स्टार्ट किया गया। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में। कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित किया गया 1985 में। ध्यान में रखिएगा 1985 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आर्थिक गतिविधियां जो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती है वो प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कृषकों के प्रोत्साहन हेतु बुवाई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषणा की जाती है न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक है। न्यूनतम समर्थन कीमत जो कि सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है।
राष्ट्रीय मूल्य आयोग जो है वो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति यही संस्था करती है। यानी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो कृषि मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रित नोडल एजेंसी कौन है? तो नाफेड है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाफेड के बारे में बात किया था, राइट। कुछ फसलों की किस्म है, जैसे कि बार बार पूछा जाता है, नाबी एमजी क्या है? तो नाबी एमजी एक तरह की गेहूं की किस्म होती है। पूसा आरएच 10 क्या है? तो पूसा आरएच चावल, बासमती चावल की किस्म है। उसी तरह से अपर्णा क्या है? तो मटर की पर्णविहीन प्रजाति है एक। और बरानी द्वीप धान की एक तरह की प्रजाति है। तो ये 4 जो कि किस्म है, इनको याद रखिए। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले खेती कहलाता है। तो आप अगर आपसे पूछे कि रिले खेती क्या है, तो खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई करना ही रिले खेती कहा जाता है। लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को कहते हैं ट्रक कृषि। ठीक है, ट्रंक कृषि कहा जाता है, ट्रंक फार्मिंग कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए में किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की गई थी 2016 के अंतर्गत, ये याद रखना है, 2016 में। रेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे आपने फेरा देखा है, फेमा देखा, उस तरह से एक होता है रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, इसको याद रखिएगा। FVCI क्या है? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है इसका फुल फॉर्म। और जो FICCI फिक्की है, फिक्की का गठन 1927 में किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2005-6 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5-6 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती होगी। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनको अच्छे से देखिए। ये जो सीरीज है 300 प्लस इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनकी सीरीज में चला रहा हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सारी PDF हमारी मिल जाती है। अगला सवाल आता है, बागवानी एकीकृत जो विकास मिशन है वो वर्ष 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। बागवानी एकीकृत विकास मिशन भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किया गया था 17 नवंबर 1960 को, पंतनगर जो कि ये उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को, इंपॉर्टेंट रहेगा। RG सरैया आयोग की संस्कृति पर किया गया था, ये भी यही रहेगा। ठीक है, किसकी संस्कृति पर? तो RG सरैया आयोग की संस्कृति पर ये किया गया था, राइट। किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है ये स्टार्ट किया गया था 1998 से 1999 में, यानी 1998 से 1999 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट होती है। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध जो किसानों को सोलर पंप से जोड़ना, ये इसका मेन पर्पस है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या दर्शाता है? यहाँ पे देखिए कि जितने लोग की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोगों को कार्य में लगाना, यानी कि अगर 4 लोगों की आवश्यकता है, जबरदस्ती वहां पे 5 से 6 लोगों को लगाया गया, तो इस तरह की बेरोजगारी यहाँ पर मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। भारत में मुख्यतः मौजूद होती है, कृषि क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में किया था इस प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति जो होती है वो ज्यादातर कैसी देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलता है। जब श्रमिक एक नौकरी छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की जो अवधि में वह अस्थायी बेरोजगार रहता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी प्राय विकसित देशों में ये पाई जाती है। ठीक है, विकसित देशों में। भारत में ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग एक से दूसरे नौकरी में जल्दी शिफ्ट नहीं होते हैं। जब शिफ्ट होते हैं तो पूरी तरह से जब सिक्योर हो जाता है कि सेकेंड वाला जॉब लग गया तब छोड़ते हैं, क्योंकि भारत एक तरह से विकासशील देश के अंतर्गत आता है। और ये जो मैटर देखने को मिलता है घर्षणात्मक बेरोजगारी का, वो ज्यादातर हमें फॉरेन कंट्री में यानी विकसित देशों में देखने को मिलता है।
भारत में गरीबी रेखा मापन के लिए जो गठित समिति की गई थी उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे है, याद रखिएगा कि अघल जो समितियां हैं वो सबसे पहले अलग समिति सबसे पहले 1979 में गठन किया गया, लकड़वाला समिति 1993 में, और तेंदुलकर समिति आता है 2009 में, और श्री रंगराजन समिति 2012 में। इनको एज इट इज इसी तरह से याद रखेंगे क्योंकि क्रम से हमें सजाने को ये मिलता है। ठीक है, गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। अनुमान प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अब तो ये संस्था नहीं रही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिलाकर के एनएसओ बनाया गया था 2019 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जो भी कार्य करता है ये एनएसओ ही करता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है आरबीआई के द्वारा। कितने सदस्य होते हैं? 6 इसमें सदस्य होते हैं। भारत का मौद्रिक जो प्राधिकरण है वो आरबीआई ही बनाता है, आरबीआई ही लागू करता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। राइट, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपने पेपर में भी देखा होगा। ठीक है, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होना, जोड़ना, तब उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यदि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। वृद्धि होता है। साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि का। रिवर्स रेपो दर वह दर, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई को उधार देता है, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? एनएसएसओ करता था। सीआरआर का पूर्ण रूप यहाँ पे है कि नगद आरक्षित अनुपात होता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये याद रखिएगा। आरबीआई की धारा 42 के फर्स्ट के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओ यानी डिपॉजिट का कुछ निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य है। भारत का जो मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1957 को स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस सालबोनी कहाँ स्थित है? तो देखिए सालबोनी जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी पेपर में पूछा गया है। सालबोनी आरबीआई का नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति करता है देवास, नासिक महाराष्ट्र में, और मैसूर कर्नाटक में, ये सब करते हैं। राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को कहते हैं दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी, विकसित देशों की होती है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है, ये वीबीआई है। ठीक है, 2011-12। नेक्स्ट आता है कि भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापन के रूप में अपनाया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है, याद रखिएगा। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार भी यही होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामान्य कीमत में क्रमिक गिरावट को अपस्फीति कहते हैं यानी डिफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ऋणी को मिलता है, एकदम वीबीआई है। ये आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम क्या है? तो ग्रेसम के नियम मुद्रा के प्रचलन से होता है। बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है, ये ग्रेसम का एक नियम है, याद रखिएगा। जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार बात करें तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, एकदम वीवीआई पॉइंट है। ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्ट ये सेम टू सेम ऑप्शन जो मैं आपको लिख के यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ हूँ वो इसी तरह से ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो एज इट इज आपको इसी तरह से याद रखना है कि जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो वहां पे हम कहेंगे कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। शब्द जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेगनर फिक्स है। रेगनर फिक्स के द्वारा आर्थिक समस्या मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? संसाधनों की कमी के कारण ये उत्पन्न होता है।
लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने विकसित किया? देखिए, लाभ के नवाचार सिद्धांत आपसे पूछे कि तो जोसेफ शुम्पीटर को टिक करेंगे। ये भी यही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में टेक ऑफ स्टेज जो स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से ये दर्शाता है। स्टेज ऑफ मतलब टेक ऑफ स्टेज जो है वो क्या दर्शाता है? स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। परिवहन या व्यापार जो आता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सेवा प्रदान करता है और सेवा क्षेत्र हम तृतीय क्षेत्र को ही कहते हैं। कराधान का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। याद रखिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इन्होंने ही कहा था। कराधान का योग्यता सिद्धांत यानी एबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। ह्रासमान प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किन क्षेत्रों पर लागू होता है? सभी क्षेत्रों पर यह लागू होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थशास्त्र की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता रहेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल जो प्राथमिक उद्देश्य है, मूल्य स्थिरता। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है, तो ये आरबीआई का काम है मौद्रिक नीति को तैयार करना, इसे लागू करना, तो ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई का जो गठन है वो 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट आता है कि जो मौद्रिक नीति है इसका प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। अन्य उद्देश्य की बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसी व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका और भी अन्य कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सीमांत उत्पाद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सब जो टर्म्स होते हैं वो आप इसी तरह से एज इट इज याद रखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो सवाल मैंने लिए हुए हैं इन सभी पेजेस में वो ऑलरेडी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि लाइसेज फेयर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, लाइसेज फेयर शब्द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो जेबी क्लार्क ने प्रतिपादित किया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लाभ का गतिशील सिद्धांत। एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो संपूरक वस्तुएं कहते हैं इसे हम। जब एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को संपूरक वस्तुएं कहते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में यदि किसी का बुरा किए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव है तो उसे हम लोग पोट्रो श्रेष्ठ कहते हैं। एक वर्ड है ये परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, परेटो श्रेष्ठ नामक एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि यदि किसी का बुरा किए बिना अगर हम किसी को बेहतर बना सकने में संभव है तो उस शब्द को कहते हैं परेटो श्रेष्ठ। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.ए. शुम्पीटर ने, यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत याद रखिएगा। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने संपत्ति का श्रम सिद्धांत। संपत्ति है तो भाई लॉक करके ही रखेंगे, तो याद रखिए। मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में किसने वर्गीकृत किया? किन्स ने किया था, जे.एम. किन्स ने। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अनुशासन के रूप में संस्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो जे.एम. किन्स को जाना जाता है। शब्द रेजिडेक्स का संबंध किससे? तो जमीन की कीमतों से संबंधित है। जमीन की कीमतों से रेजिडेक्स। जेबी शाह के बाजार नियम को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो जो मार्शल है, जिनको हम जानते हैं अच्छे से, मार्शल ने जेबी शाह के बाजार नियम को स्वीकार नहीं किया था। तो बाजार नियम किसने दिया था? जेबी शाह ने दिया था। ये जेबी से ने, यानी ये बहुत बार पूछा जाता है बाजार नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, किसने दिया है? जेबी से ने। ठीक है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादक मार्शल है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादक मार्शल। मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना। रखो और निकालो जो नीति है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, ये याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो खास करके विकासशील देशों की होती है। ठीक है, विकासशील जो देश होते हैं उनकी होती है। तो भारत भी एक तरह से विकासशील देश है, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में। बात यहाँ पे अगर 5 ईयर की जा रही है तो 5 ईयर प्लान के बारे में आपको बता दूं कि अभी मैं कल
5 ईयर प्लान पर एक बेहतरीन नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो बस आप हमारे साथ बने रहना। अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए, यह कथन संदर्भित करता है तो नियामक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स को ये संदर्भित करता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए। उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राइट, न्यू माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है संसाधन की कमी से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। अर्थशास्त्र में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, आबादी पर निर्भर करती है। ठीक है, आबादी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था में रेड टैप का अर्थ क्या होता है। औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना, उसे हम लोग कहते हैं रेड टैप। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था, तो जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा अलग किया गया था, जिन्होंने यहाँ पे एक सिद्धांत दिया था, हमने बात किया था। देखिए जोसेफ शुम्पेटर मुनाफे का नवाचार सिद्धांत इन्होंने दिया था, याद रखना। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ किसका निर्यात है, सेवाओं का निर्यात, यानी जिसका हम देख नहीं पाते लेकिन उसको हम डिलीवर तो करते हैं, एक तरह से सेवाओं का, यानी थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र को कहते हैं। वहाँ पे जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, तो वो हम अदृश्य एक तरह का निर्यात करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का मतलब ध्यान रखिए कि निर्यात, अदृश्य निर्यात का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात करना। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है, तो आय और खपत के बीच संबंध को उपभोग फलन संदर्भित करता है, एकदम VVI रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किनेसियन उपभोग फलन कुल आय और कुल खपत के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ये याद रखेंगे कि किनेसियन जो उपभोग फलन है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है, कुल आय और कुल खपत के बीच के संबंध को। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है कि देश के नागरिकों द्वारा खपत, उसे हम लोग कहते हैं सामूहिक उपभोग। कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को दर्शाता है, तो एंजल वक्र। हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में एंजल वक्र के बारे में डिस्कस किया था, जब लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। आय में वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है, कम उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब आय में अगर वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है, कम अनुपात में वृद्धि होती है। ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो इरविन फिशर के द्वारा की गई थी, इरविन फिशर के द्वारा। बाजार नियम किसने दिया था, ऊपर मैंने बात किया, JB से ने दिया था। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं जो कि खुद बनाती है, ये इनका फेमस कथन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिए। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वालरस के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखेंगे वालरस। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है, औसत आय कहते हैं। कैसे गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तब हमें प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का यहाँ पे कह सकते हैं कि योग होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर के तीनों को मिला करके। GNP और NNP के बीच के अंतर को पूंजी मूल्य ह्रास के नाम से इसको जानते हैं। राष्ट्रीय आय में वस्तु और सेवाओं के एक संग्रह होता है जिसे पैसे के रूप में मापा जाता है, यह कथन हिक्स का है। ठीक है, यह कथन हिक्स का है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो 15 भाषाएं होती है, याद रखिएगा। अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है, अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है, तो जोखिम का बीमा करने का एक कार्य। ठीक है, जोखिम का बीमा करने का एक कार्य अंडर राइटिंग। समांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, काला धन। समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है काला धन। मुद्रा परिवर्तनीयता अवधारणा अपने
मूल रूप से किस समझौते में उत्पन्न हुई? तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944, ये आप जानते ही होंगे, जहाँ पे विश्व बैंक और आईएमएफ का गठन होता है। एक्सचेंज रेट यानी जो मुद्रा परिवर्तन है, एक्सचेंज रेट की अवधारणा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्पन्न हुई थी। देश के विकास के लिए किस प्रकार का ऋण महत्वपूर्ण होता है? सस्ता और किफायती। ठीक है, सस्ता और किफायती जो ऋण होता है वो हमारे देश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण माना जाता है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखने वाली बात है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक छत्र संगठन है। स्थापना 2008 में किया गया था। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने संयुक्त प्रयास से की गई थी। उद्देश्य कि भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली यानी जो रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट को सुदृढ़ बनाना इसका मेन कार्य था। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2008 में। बस ये दो चीज़ बस ज़्यादातर पूछा जाने की चांसेस है। यूपीआई का फुल फॉर्म तो कई बार पेपर में पूछा गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। भीम के बारे में याद रखना, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और आईएमपीएस जो होता है इसको याद रखिएगा, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, आईएमपीएस। ठीक है, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। ठीक है, डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2004 में। बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहती है? अतिशीघ्र चलायन मुद्रा यानी हॉट करेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जेम्किंस ने किया था। एक बार में याद नहीं होने वाला, आप इसे प्रिंट आउट करा करके बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपके माइंड में याद होगा। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत जेम्किंस ने दिया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि धन का कार्य नहीं है, मूल्य स्थिरीकरण इसका कार्य नहीं होता। ऑप्शन में आपको मिलेगा तो वहां से आप टिक कर सकते हैं इसको, धन का कार्य नहीं है। एसडीआर का पूर्ण रूप याद रखना, पूछा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। मूल्यांकन की इस इकाई को पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आईएमएफ की मुद्रा होती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुद्रा होती है। संकीर्ण धन नैरो मनी क्या होता है? प्रचलन में मुद्रा और बैंकों की मांग जमा का योग होता है, हम उसे कहते हैं संकीर्ण धन। काइजन एक्ट 2011 भारत में 1000 तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। इस एक्ट के द्वारा 1000 तक के सिक्के जारी करने के। मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार और घोषित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। गठन 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी किया जाता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली एमआरएस जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा जारी किया जाता है। बैंक दर क्या होता है? जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, और इसका उल्टा होता है रिवर्स बैंक जो रेट होता है, यानी जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है वहां पे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आरक्षित निधि। आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का भौतिक आरक्षित जो निधि है यानी फिजिकल रिजर्व बनाए रखना आवश्यक होता है, और 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रखने होते हैं। ठीक है, यानी 200 करोड़ में से 115 और 85 को आप अलग से ध्यान में रखना कि 115 करोड़ का स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए, यानी सोने के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 1956 से पहले आरबीआई को अनुपातिक आरक्षण प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का पालन करना पड़ता था, जिसमें उसे जारी की गई मुद्रा के अनुपात में सोना और विदेशी मुद्रा रिजर्व रखना जरूरी था। 1956 में इसे बदल करके एमआरएस कर दिया, जिसे हम आज न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि आरबीआई ने कब एमआरएस को हटा करके यहाँ पे कह सकते हैं पीआरएस को हटा करके एमआरएस को लागू किया। पीआरएस का मतलब प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को हटा करके जो एमआरएस लागू किया है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कब किया था? तो 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई को केवल 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम भंडार को बनाए रखते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी करने की अनुमति होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की तरलता और विकास में सुगमता बनाया जा सके।
भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन आरबीआई ही करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो ये आरबीआई तय करता है। भारत में देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? तो ये आरबीआई होता है, ये याद रखिएगा। बैंकिंग और ट्रेडिंग जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? थर्ड सेक्टर के अंतर्गत, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हमारा थर्ड सेक्टर का ही होता है। बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के आहरित यानी विड्रॉ की जा सकती है, उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? तो इसे एसबीआई में बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 के अंतर्गत आया था। आईडीबीआई बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। ये दो जो बैंक है वो बार बार पूछे जाते हैं, इंपीरियल बैंक, एसबीआई, ये आपका आईडीबीआई। आरबीआई तो सभी को पता ही है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ये याद रखिए। आईएमपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, फुल फॉर्म याद रखना है। आईएफएससी तो सभी को पता होना चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, आईएफएससी कोड तो सभी को पता है, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्याज तरलता के साथ साझेदारी के लिए इनाम है। ब्याज तरलता के साथ साझेदारी के लिए इनाम है, किसका कथन था? तो जेम किन्स का ये कथन था। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में, याद रखना है। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं तो एनईएफटी के द्वारा भी करते हैं, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए वित्त पोषण के लिए किस बैंक से ऋण लिया था? हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए किस बैंक से ऋण लिया था? तो पीएनबी से बैंक लिया गया था, जिसकी स्थापना 1896 में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि सरकार वेज और मीन्स एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस किससे लेती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है, रिजर्व बैंक से लेती है। यहाँ पे इसे आखिरी सहारे का ऋणदाता माना जाता है। रिवर्स रेपो दर पर वाणिज्य बैंकों को उधार धन लेता है, यानी जो आरबीआई है वो वाणिज्य बैंकों से जो उधार लेता है वो रिवर्स रेपो रेट पर लेता है, और इसका अपोजिट होता है जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लेते हैं तो वो आपका रेपो रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक होता है आईआईबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास जो प्राधिकरण है इराडी के द्वारा यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। सेबी की बात करें तो सेबी देखिए स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना था, ये याद रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना था। वैधानिक अधिकार दिया गया 30 जनवरी 1992 को। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि 5 ईयर प्लान पर एक स्पेशल वीडियो है जो कि मैंने डिजिटली फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आईपैड पे बनाया है, तो कितने लोग चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पर वीडियो लाया जाए? तो फटाफट कमेंट करके आप FYP लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप पंचवर्षीय योजना वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है सिडबी। तो सिडबी जो है एक तरह से स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रखना ही रखना इसे। नाबार्ड की बात की तो नाबार्ड जो है वो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में, ठीक है, 1982 में इसको स्थापित किया गया था। 1982 में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये है। नेशनल बैंक ऑफ रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है नाबार्ड, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो NK सिंह, नंद किशोर सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है? पिछली वाली वीडियो में हमने बात की तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यहाँ पे महंगाई भत्ता को निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति को कैसे काबू किया जा सकता है? तो पैसे की आपूर्ति में कमी करके मुद्रास्फीति को मतलब काबू कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर में नियंत्रित वृद्धि को यहाँ पे कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति कहलाती है। डिसइंफ्लेशन कहा जाता है।
अपस्फीति होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें पैसों का मूल्य बढ़ता है और कीमत गिरता है, उसे कहते हैं अपस्फीति। यहाँ पे नेक्स्ट है कि पैगोवियन जो टैक्स होता है वो क्या है। पैगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कार्बन टैक्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में ये पहले बहुत पूछा जाता था। पैगोवियन टैक्स किसे कहते हैं, कार्बन टैक्स को। अनुषंगी लाभ कर जो होता है वो किस वर्ष में पेश किया गया था, 2005-6 में अनुषंगी लाभ कर को पेश किया गया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका मूल सिद्धांत है, वित्तीय अर्थशास्त्र का, ठीक है, वित्तीय अर्थशास्त्र का। जितने प्रश्न मैं आप लोगों को सामने रखता हूँ वन लाइनर फॉर्म में, जितने क्वेश्चन है उन सभी को बस एज इट इज याद रखना। पेपर में डेफिनेटली ऑप्शन भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से देखने को मिलेगा। वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर में स्थानांतरित करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि अपनी वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर होता है। केंद्र सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। सार्वजनिक बजट में शून्य आधार बजट, शून्य आधारित जो बजट पहली बार कहाँ पेश किया गया, अमेरिका में पेश किया गया था। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा करते हैं। फेमा का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय मुद्रा का स्थिरता सुनिश्चित करना। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि बदला गया था फेरा के स्थान पर, ठीक है। फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया। फेमा पहले होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट होता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था, 1973 की जगह पर इसे लाया गया। 1999 में इसको पारित किया गया था, लागू किया गया 1 जून 2000, ठीक है, 1 जून 2000 से। अगला है कि डीपीआई जो है वो क्या है, तो ध्यान में रखना है कि डीपीआई जो होता है एक तरह से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का, और इसका मूल्य लाभ होता है वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, ठीक है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना डीपीआई। किसे पैगोवियन टैक्स के रूप में जाना जाता है, तो कार्बन टैक्स, हमने ऊपर में भी ये देखा था, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत में राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिक्री कर, ठीक है। केंद्र सरकार में जो है वो निगम कर, और राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्री कर होता है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। भारत में 2017 में जीएसटी आया था, और अभी वर्तमान में 2 स्लैब है जिसमें हम लोग देखते हैं, एक 5% का और एक आपका 18% का, ठीक है, 2 स्लैब अब बचा हुआ। पहले टोटल मिलाकर के 5 स्लैब हुआ करते थे, 0, 5, 12, 18 और 28% का। नेक्स्ट है कि आयात पर कर एक उदाहरण है, ट्रेड बैरियर का उदाहरण है, ठीक है, ट्रेड बैरियर का उदाहरण आयात पर कर लगता है, मतलब आयात पर कर एक प्रकार का ट्रेड बैरियर का उदाहरण है। यथा मूल्य कर जो लगाया जाता है उत्पादकों द्वारा दिए गए मूल्य के अनुसार ये लगता है। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कर राजस्व का विभाजन में गॉडगिल सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गॉडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं हम लोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 3rd 5 ईयर जो प्लान है उसे हम लोग गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। विरासत पर कर एक तरह का संपत्ति कर है। सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से होता है, अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद शुल्क। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पर एक वीडियो है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पर एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कितने लोग ये चाहते हैं, फटाफट कमेंट करना, टैक्स लिख करके कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है राजकोषीय नीति। सीमा शुल्क राजकोषीय नीति का एक तरह का उदाहरण माना जाता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय नीति जो है वो किसका उदाहरण है, तो याद रखने वाली बात है कि सीमा शुल्क राजकोषीय नीति का उदाहरण है। कौन सा कर समाज में गरीब वर्ग पर बोझ डालता है, तो अप्रत्यक्ष कर एक तरह से बोझ डालता है। भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। व्यय खर्च पर कर का सुझाव किसने दिया था, यानी खर्च पर भी कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, कल्डर जो थे, कल्डोर, ठीक है, कल्डोर नामक एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बोला था कि ब्याज पर भी अगर कर लगाएंगे तो लोग थोड़ा कम खर्च करेंगे, मतलब इनका ऐसा सोच था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एक कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों से ज्यादा गरीबों पर मतलब भारी पड़े, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है कि सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए जो कानूनी प्रावधान है किस वर्ष
वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। तो 1994, ध्यान से समझिए, सेवा कर के उगाही और संग्रहण के लिए जो कानूनी प्रावधान है वो किस वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था? 1994 में। चुंगी क्या होता है? तो चुंगी एक प्रकार का कर होता है, ये कई बार पेपर आपने देखा होगा, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित होती है कर सुधार से। कर सुधार से ये संबंधित होती है। कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है? तो विज्ञापन पर जो कर होता है वो इस तरह से होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक अधिकार निहित होता है किसके पास? सेबी के पास। तो फटाफट बताइए कि सेबी की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ऊपर मैंने आपको बताया था। एक शब्द होता है बुल और बेयर, ये जो होता है वो शेयर मार्केट से संबंधित होता है। शेयर मार्केट से संबंधित बुल और बेयर शब्द को चिन्हित होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। तो कुछ जो कि आज का ये है कि अर्थशास्त्र में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखेगा। ठीक है, गिल्ट एज प्रतिभूतियां क्या होती है? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां को हम लोग गिल्ट एज प्रतिभूतियां कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992 के अंतर्गत। बॉम्बे शेयर बाजार की जो स्थापना की गई थी वो प्रेमचंद रायचंद के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार कौन है? यूएसए है। 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात के जगह किन उत्पादों का आयात बढ़ गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद तथा उर्वरक उत्पाद का बढ़ चुका है। भारत में एक भू आबद्ध जो पतन है बंदरगाह वो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, याद रखना। पूंजी व्यापार के संदर्भ में संक्षिप्त नाम जो एफपीओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफपीओ। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और आईपीओ के बारे में भी हमने बात किया, यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ये याद रखना। निविदा प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रतिभूतियों की सार्वजनिक प्रस्ताव की सदस्यात्मक आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बुक बिल्डिंग के नाम से हम जानते हैं, बुक बिल्डिंग। निफ्टी का संबंध किससे? तो एनएससी सूचकांक है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। निक्की की बात करें तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है ये निक्की। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? तो ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना इनका एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने उपाय को अपनाया था। किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति को माना जाता है वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक। नेक्स्ट क्या है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी की उगाही का दायित्व किस पर है? तो ये केंद्र के अप्रत्यक्ष कर है और सीमा बोर्ड शुल्क को, ये शुल्क बोर्ड को ये दायित्व दिया गया, इनके उगाही का दायित्व। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सुलभ मुद्रा, चीप मनी का अर्थ क्या होता है? तो सुलभ मुद्रा, ब्याज की कम दर, उसको कहते हैं सुलभ मुद्रा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बन गया था? 1994 में। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका असर क्या होगा? निर्यात सस्ता और आयात महंगा होगा। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम अवमूल्यन करते हैं, भारत ने भी कई बार अवमूल्यन किया है पैसों का, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना। राइट, अवमूल्यन का मतलब होता है कि किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी करना, यानी किसी देश की मुद्रा में मूल रूप से कृत्रिम कमी करना। अगर मान के चलो कि भारत के अभी वर्तमान में जो भी रुपया है, अगर उसके वैल्यू को थोड़ा कम किया जाता है तो क्या होगा कि जितने भी बाहर के कंट्रीज है वो निर्यात हमारे कंट्री में करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, तो हमें एक तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात होता है कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य घटता है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है, अर्थात कम मूल्य की मुद्रा के कारण देश निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी खरीदार अधिक सामान खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि
आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। कल हमने आपको पंचवर्षीय योजना पर पूरा प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड करा, कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कल मैंने अपलोड किया है, करीब में आपका 33 मिनट का वो वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा पंचवर्षीय योजना आपका क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन है आराम से करके आओगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। नेक्स्ट आता है कि ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? ब्रेंट सूचकांक क्या होता है? कच्चे तेल की कीमतों से ये संबंधित होता है ब्रेंट सूचकांक, ठीक है। अवमूल्यन आयात को महंगा करता है, अवमूल्यन आयात को महंगा करता है और निर्यात को सस्ता करता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि फेरा को फेमा में बदला गया था। नेक्स्ट क्या करें कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला निर्यात किसका है? तो रत्न और आभूषण का, रत्न और आभूषण का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे मानते हैं हम लोग? वी कृष्णमूर्ति को माना जाता है, ठीक है, वी कृष्णमूर्ति को माना जाता है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वही निर्यात करते हैं जो वे सबसे अधिक कुशलता और बहुविधता में उत्पादन कर सकते हैं? तो हेक्सर होलियन मॉडल जो है वो ये बात कहते हैं, वो प्रस्तावित करते हैं अपने सिद्धांत को। नेक्स्ट आता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं, प्रतिबंधित मुद्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की विदेशी बाजार में जो सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो डंपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत कीमत से कम कीमत पर अगर उसकी बिक्री होती है तो उसे हम लोग डंपिंग कहते हैं, डंपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? एफडीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एफडीआई, ये याद रखना है, एफडीआई। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को हम लोग निजीकरण कहा जाता है, ठीक है, निजीकरण। सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना, उसी को कहते हैं निजीकरण, ठीक है। तो ये था हमारा 20 पेज तक। एक पेज और हमने लिया है, चलो उसको भी देख लेते हैं। भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के शनमुखन सेठी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। हरित सूचकांक को विकसित किया गया यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या में पड़ता है, ठीक है, केन्या में पड़ता है, ये याद रखना। जन योजना का प्रारूप किसने बनाया था? एम एन रॉय ने, वीवीआई रहेगा, एम एन रॉय ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है। जन योजना का प्रारूप एम एन रॉय ने। अगला सवाल क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज्यादा भार किसका है? तो विनिर्माण का, ठीक है, विनिर्माण का। कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे जो कि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो 1991-92 में, ठीक है, 1991-92 में। किस वर्ष इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना की गई थी? तो 1996 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा, अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करते होंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता है, ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष यानी स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया था? तो 6 जो कि आपका पंचवर्षीय योजना था, छठी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब होता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम जानते हैं कि 1980 से लेकर के 85 तक होता है, ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना में ही हमारा नाबार्ड भी स्थापित हुआ था, नाबार्ड की स्थापना भी इसमें ही की गई थी। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1990 में महबूबुल हक ने दिया था। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे जो समिति जो है, इन्होंने मॉडल्स ये तैयार किया था, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित था, जिनका कार्यकाल होता है आपका 1969 से लेकर के 74 तक, ठीक है, 1969 से 74 तक। अगला सवाल क्या है कि काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है 1977-78 में स्टार्ट हुआ था, ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम यानी सेज एक्ट संसद द्वारा कब पारित हुआ था? सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये आपका 2005 में जो कि संसद द्वारा
पारित किया गया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1944 से 46 के मध्य कुल राष्ट्रीय आय जो था वो कितना था, 4931 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय जो था वो आपका 204 रुपया था। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था, तो अर्ध सामंतवादी व्यवस्था यानी सेमी, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे फंडल इकोनॉमिक था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो ये मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ये आपने हिस्ट्री में भी इसको कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। गतिहीन विकास का अर्थ क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्राय स्थिर रहती है उसे कहते हैं गतिहीन, मतलब कोई गति नहीं हो रहा, गतिहीन है विकास का अर्थ, ऐसा माना जाता है, राइट। सबसे पहला जो चीज है आप ध्यान रखना कि सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति के संबंध में रखती है जहां पर एक व्यक्ति जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति से संबंध रखती है, मतलब सापेक्ष निर्धनता एक ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन है जब एक व्यक्ति जरूरत की जो चीजें होती हैं, जरूरत की जो आवश्यकताएं होती है वो प्राप्त करने में भी असमर्थ होता है। सापेक्ष गरीबी में लोगों के जीवन स्तर को देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा वीवी है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये देखिए ऑलरेडी जेपीएससी 2016 में पूछा गया और ना जाने कितने पेपर में आपने ये चीज़ों को देखा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से रिलेटेड। सिंपल से भाषा में हम ये भी जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को काम में लगाया जाता है, और ये हमें कृषि में देखने को ज़्यादातर मिलता है, हमने पहले वाली वीडियोज़ में देखा हुआ, ठीक है। चक्रीय निर्धन जो है वो क्या है, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, अर्थात वह स्थिति जिसमें एक बार गरीबी की स्थिति में आने के बाद वह सदा के लिए बनी रहे यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई एक बार गरीबी की स्थिति में चला जाता है तो वो सदा वही स्थिति में रहता है जब तक कि बाहर से कोई उसको हस्तक्षेप ना करे, मतलब उस गरीबी को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा चक्रीय निर्धन याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। ज़्यादातर आपसे पूछा था कि कब लागू किया गया था, 2013 याद रखना, डेट मेंशन मैंने कर दिया 5 जुलाई। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1989 से। पंचवर्षीय योजना पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है आप तो ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के एंड पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्लस ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोनों को मिलाकर के इसको स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मेन पर्पस है, प्रयोजन है, ठीक है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो ये अनुदान के अनुरोध रखा जाता है। इसका आप जिक्र देखेंगे अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार ये चीज़ रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो सार्वजनिक लेखा जो समिति है उसके द्वारा करती है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कर दी है, यानी सार्वजनिक जो लेखा समिति है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बात पीडीएफ की अगर करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 6 पार्ट तक का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, 7 पार्ट का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और इसके लास्ट पार्ट भी हम कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन थे। 1860 में औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था भारत में बजट, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 112 के तहत ये किया जाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6201672432। किसी भी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, हमारे कोर्स, हमारे स्टडी मटेरियल्स, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। कॉल करोगे वैसे भी रिसीव नहीं होगा, तो टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, मेरा भी नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट मैसेज करो, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। 5वीं पंचवार्षिक योजना
दो मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ भी मैंने लिखा है कि 74 से 69 तक था, एक वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि अनवरत योजना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो इसी में दिया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का इसमें लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ 2011 में हुआ। 2011 में। वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो याद रखिएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना 1997 में स्टार्ट किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कब कानून बना? तो 12 सितंबर 2013 को। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको ऊपर में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब जो कि लागू किया गया था? तो 5 जुलाई 2013 को इसे लागू किया गया था। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, वो लागू नहीं था, वो आपका एक तरह से अधिनियम था। यहाँ पे लागू मैंने यहाँ लिखा है कि 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। ये आप देखा कि जेपीएससी 2019 में पूछा गया था। लागू यहाँ पे 12 सितंबर 2013 को हुआ। वो जो चीज़ मैंने बताया वो एक अधिनियम था, 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम जिसे मिड डे मील कहते हैं 1995 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से इसे परिवर्तित कर दिया गया। तो मिड डे मील पहले जानते थे, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1921 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्त समिति की सिफारिश पर पहली बार 1924 में अलग अलग बजट पेश किया गया। 17-18 में दोनों समाहित था। ठीक है, 2017-18 से इसे दोनों एक साथ मर्ज कर दिया गया, मतलब रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया गया। लेकिन 1924 के बाद से इसे अलग अलग पेश किया जा रहा था, एकवर्त समिति की सिफारिश पर अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया? वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से संबंधित है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इस समिति पर एक अलग वीडियो बनाया जाए? मतलब जो भी समितियां हैं उन समिति पर अलग वीडियो बनाएं। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को याद रखेंगे। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली एक तरह से कह सकते हैं कि है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? 2011 में आरंभ की गई थी। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसटीआर का मूल्य कितने मूल्यों का एक टोकरी पर आधारित है? तो डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे 5। एसडीआर जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और एक तरह से पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। आईएमएफ की ये मुद्रा है। ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य जो कार्य है वो क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना मेन कार्य होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रॉड मनी जो है वो M3 से सूचित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का माप समानता M1, M2, M3 तथा M4 में की जाती है। M1 जो होता है सबसे संकुचित मुद्रा है। M3 सबसे विस्तृत यानी ब्रॉड मनी के नाम से इसको जानते हैं। M2 सबसे सरल मुद्रा के रूप में है और M4 सबसे कठोर मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये चारों मुद्रा के प्रकार याद रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति दर किस माप जो है वो किस आधार पर होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के माप पर की जाता है, राइट। लेकिन अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रघुराजन कमेटी के संस्तुति के बाद से इसे किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। वैसे भी अब मैं नहीं बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, तो आप एक बार लाइक अपने से कर दो ताकि हमें अच्छा लगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। उल्लेख 266 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। तो यहाँ पे लेखा निधि के बारे में 266 में बात होता है। संचित निधि जिसे हम लोग कहते हैं, संचित निधि आपने इसे पढ़ा होगा, संचित निधि। ठीक है, लेकिन एक आकस्मिक निधि होता है जो कि 267 अनुच्छेद में आपने इसे पढ़ा होगा। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है आरबीआई के द्वारा।
ठीक है, आरबीआई के द्वारा। भारत में बैंकिंग नियम संशोधन अधिनियम 2012 कब लागू किया गया? तो 18 दिसंबर 2012 से लागू किया गया। सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? तो हरियाणा में 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है, और सबसे बाद में उत्तर प्रदेश ने लगाया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ था। बाजार तंत्र मुख्य विशेषता क्या है? बाजार तंत्र की मुख्य विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 1985-86 में स्टार्ट हुआ। भारत में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ जुलाई 1964 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुभारंभ हुआ अक्टूबर 2007 में। 2013 के अधिनियम जो कि पारित हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे सब कुछ। खाद्य जो मैंने बताया था ऊपर में 2013 का एक अधिनियम था, 2013 में अधिनियम पारित हुआ था। और नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था 1958 में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था 1958। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी 2000 ईस्वी में। सर्वप्रथम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2002 को, ठीक है। भारतीय विकास जो फोरम है IDF, पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से इसको जानते थे। देखिए ये 4 समितियां मैंने यहाँ पे लिखा है। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। तो ये चारों के चारों बेहद ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। एनर्जी स्टैटिस्टिक नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निकाला जाता है। कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ को माना जाता है, VBI रहेगा। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ये याद रखिएगा, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम पेश किया गया था 1975 में, 1975 जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5th जो कि 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान था, ये याद रखिएगा। DWCRA योजना जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जो है यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना 1854 में डलहौजी ने किया था। जननांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? 1921, जिसे महान विभाजन वर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम जो मूल्य है वो 100 माना जाता है। किसकी दृष्टि से अधिकारिता तथा क्षमता का तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है? प्रोफेसर सेन। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 1950 में योजना आयोग आया था, 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसे एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसने दी थी? श्री के संथानम ने दिया था। आर्थिक नियोजन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें अच्छे से मैंने योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अच्छे से बताया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक आता है, ठीक है, 1985 से 90 तक। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर DT लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना के दौरान जो नीति का अनुसरण है वो गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। वित्त आयोग एक तरह का संवैधानिक निकाय इसलिए क्योंकि इसका चर्चा संविधान में है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग एक तरह से गैर संवैधानिक निकाय है और एक परामर्शदात्री निकाय था, ठीक है। HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो। गिनी गुणांक विकसित किया गया था कोरोडो गिनी के द्वारा 1912 में, और ये आय के वितरण और विषमता की माप को करता है। इन दोनों के बीच का संबंध इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम VBI। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा, कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है? तो 1954 में CN डेबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल है वो। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने पर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र जो कि फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है और सबसे ज़्यादा GDP में जो योगदान होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है, ठीक है, थर्ड सेक्टर का होता है। स्वतंत्रता प्रांत जो प्रथम औद्योगिक नीति है 1948 में लागू की गई थी। लघु उद्योगों की
उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं चर्चित पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी कृति है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल यहाँ पे कह सकते हैं सुभाकरन जो है, सुभाकरन इनकी है। सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत 2009 में किया गया था, दिसंबर 2009 में। औद्योगिक स्थानीकरण के संबंध में न्यून परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर जर्मनी ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेबर जर्मनी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर हमारे पास आज इकोनॉमिक्स के इतने सारे सवाल थे। अब आप ये बताइए कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको देख करके लगा कि हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। पीडीएफ की बात करें तो आपको हमारे टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि ये 300 जो क्वेश्चंस का सीरीज है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा दी गई है। लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने का सुझाव दिया था किसने? आबिद हुसैन समिति। इस टॉपिक को मैं बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ, समिति पर एक वीडियो आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो काम चल रहा है, बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। तो आबिद हुसैन समिति का जो गठन है 1995 में किया गया था। गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध तो आपको पता ही होगा, पेपर में कई बार आपने देखा होगा। गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा के साथ पूर्व लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश ग्रहण करने से संबंध रखता है, ठीक है, यानी सेवानिवृत्ति से संबंध रखता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारत में उद्यान औद्योगिक नीति 1991 में तथा सार्वजनिक उद्यमों में जो विनिवेश है 1991-92 में वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? 1991 के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार 1956 की औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। इस प्रस्ताव में औद्योगिकरण में तीव्रता लाना मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। तो 1956 ये पॉइंट याद रखेगा। संयुक्त क्षेत्र यानी कि कृषि और विकास दोनों को बनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बेसिकली ये जो बात कही जा रही है वो हमारा 1956 का जो दूसरा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था उसमें भारी उद्योगों पर जो जोर दिया गया उसके बारे में बात कही जा रही है। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया? तो पहले वाले हमने वीडियो में भी देखा है, कॉलडार, ठीक है। कॉलडार जो थे इन्होंने सबसे पहले बताया कि व्यय पर भी कर लगाया जाए ताकि लोग बचत करना ज़्यादा उचित समझे। वैट को भी सुझाया गया था इन्हीं के द्वारा। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे 1964 में कर सलाहकार के रूप में भारत आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो कि मेंदीपाथर मेघालय में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग। फेवर के परिकल्पित आदर्श अवस्थिति त्रिभुज के अंदर सबसे कम लागत वाली स्थिति किसी संयंत्र की है? तो बोकारो संयंत्र की, ठीक है, बोकारो संयंत्र के। वस्त्रों तथा जूट व हथकरघा सहित परिधान क्षेत्र के लिए समेकित कौशल विकास योजना नाम से एक नई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 5 अगस्त 2010 को, यानी समेकित कौशल विकास योजना 5 अगस्त 2010 को स्टार्ट की गई थी। स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत रखता है 2003 से ही। नेक्स्ट है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं हम लोग? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, सूती केंद्रीय होता है। भारत के किस शहर को यूएनओ ने प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबीय केंद्र घोषित किया? तो बेंगलुरु यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से इसे जानते हैं, बेंगलुरु को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ एंड नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन तो आप जानते ही हैं, इस पुस्तक का पूरा नाम एक्चुअली ये है, और वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से पेपर में पूछा था एडम स्मिथ। जनक की बात करें जैसे कि सविष्ट अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं जॉन मेकार्डकिंस, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। तो ये दोनों याद रखने वाली बात है। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति जैसी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। अर्थव्यवस्था में
सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का समर्थन किया गया था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार इसी में प्रस्तुत किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया? तो जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स ने, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा सुझाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने आर्थिक विकास को अधिकारिता एवं क्षमता के विकास के रूप में परिभाषित किया? अधिकारिता एवं क्षमता के विकास में आर्थिक विकास को परिभाषित किया प्रोफेसर अमर्त्य सेन। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में बताया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महबूब उल हक का नाम तो हम जानते हैं, जो जिन्होंने HDI को किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया था। आर्थिक विकास की जो माप की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी यहाँ पे समझिए। आधारभूत आवश्यकता पर्यायगम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच प्रतिपादन हुआ था 1970 में विश्व बैंक के द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है PQLI यानी प्रतिपादन जो है इसका किया गया था मॉरिस द्वारा। PQL का अधिकतम मान 100 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, ये याद रखिए। क्रय शक्ति क्षमता यानी पर्चिंग पावर जो पैरिटी होता है, इसका प्रतिपादन गुस्ताव कैसेल ने 1918 में किया था। सर्वप्रथम IF ने वर्ष 1993 में इस विधि का प्रयोग किया था। किसका? तो PPP का। अगला प्रश्न क्या आता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का प्रकाशन तो वर्ष 2012 से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रसन्नता की माप 6 कारकों के आधार पर की जाती है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शामिल देशों को 0 से 10 के बीच स्कोर प्रदान किया जाता है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत जो है मध्यम मानव विकास वर्ग में आता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से, जो वर्ष 1981 में प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा सुझाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने लास्ट स्लाइड पर, लास्ट पेज पर। पर्यावरणीय कुटनेज जो है कुछ नेट्स वर्क, ये क्या होता है? कुछ नेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो वक्र है कुछ नेट्स वक्र, इसका आकार कैसा होता है? उल्टा U की तरह होता है, उल्टा U। वर्ष 1986 में क्लब ऑफ रोम में समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। याद रखिएगा, यानी क्लब ऑफ रोम में समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। जनवादी योजना प्रस्तुत किसने किया था? MN रॉय ने 1945 ईस्वी में। वर्ष 1946 में KC नियोगी की अध्यक्षता में एक नियोजन सलाहकार समिति बनाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। खादी एवं ग्रामोदय उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में किया गया। काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है 1977-78 में हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू चौथी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970 में, ये जो कि 1970 का जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ध्यान रखिएगा 1970 हमारा आ जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तक आता है। राइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि अंत्योदय कार्यक्रम 1977-78 में सबसे पहले आपका ये राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, राजस्थान में आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है छठी पंचवर्षीय योजना। आगत निर्गत जो बैंक है एग्जिम बैंक 1982 में स्थापित किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत 1980 में की गई थी। 24 जुलाई 1991 को बड़े आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण यानी LPG की नीति अपनाने की घोषणा की गई थी 1991 को, 24 जुलाई 1991 को। प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना की शुरुआत 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास था। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के साथ साथ अगले 10 वर्षों में, 10 मैंने बताया था कि जब 10 कहता है तो फिर ये पंचवर्षीय योजना ही 10 हो जाता है। ठीक है, मुख्य क्रांति का संबंध होता है मोटे अनाज उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति शब्द जो है सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता तो जानते हैं आप MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारा 28 पेजेस कंप्लीट होता है। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया यानी 1 से लेकर के इस 8 पार्ट तक अगर आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा।
बस इस वीडियो को एंड तक एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।